तो ये अपना 10th चैप्टर है, द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना कि सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था जब हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी थी, कि यहाँ पर आपको हाउ टू परफॉर्म वैल्यूएशन करना नहीं बता रहा है। मतलब यहाँ पर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट हाउ टू परफॉर्म वैल्यूएशन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन, की वैल्यूएशन करने की क्या मेथडोलॉजीज हैं। तो ये चैप्टर जो है ना, ये ना सिर्फ आपके एनआईएसएम एग्जाम के अंदर एक हाई एक हाई बहुत ज्यादा वेटेज रखता है, बट ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर फिनेंस एंड नॉन फिनेंस स्टूडेंट। जिसको भी फिनेंस सीखना है, कोई भी ऐसा है जो नॉन फिनेंस बैकग्राउंड से आया है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ते हैं। ये 3 या 4 पार्ट में आएगा। जिसको भी जल्दी है, ठीक है, आई के नॉट अपलोड चैप्टर्स फट 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 फट, मेरे को एक क्वालिटी मेरी मेंटेन करके रखनी है, आप प्लीज समझिए। एंड वील गोना डू इट। ओके, चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। प्राइस वर्सेस वैल्यू, सबसे पहले तो ये समझेंगे हम कि यार प्राइस और वैल्यू के बीच में डिफरेंस क्या है। अब सर सबसे पहले तो ये बताओ कि प्राइस और वैल्यू होती क्या है। ठीक है, तो अगर मैं इसको आसान भाषा में आपके सामने लिखूं, आसान भाषा में आपके सामने, चलो आसान भाषा में आपके सामने लिखूं, तो प्राइस जो है, इट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय बायर्स एंड सेलर्स। मतलब प्राइस को मार्केट डिसाइड करता है। समझ रहे हो आप? प्राइस इज डिसाइडेड बाय द मार्केट। जहां तक बात रही वैल्यू की, समझना, तो कोई भी बिजनेस की जो वैल्यू होती है ना, वो कैसे डिसाइड होती है पता है? वो डिसाइड होती है उसकी कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटीज के थ्रू। कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटीज के थ्रू डिसाइड होती है। वैल्यू डिसाइड होती है, वैल्यू डिसाइड होती है कंपनी के फंडामेंटल्स के थ्रू। ठीक है, कंपनी के बिजनेस कैसा चल रहा है, कंपनी की सेल्स में ग्रोथ कैसी आ रही है, मतलब अल्टीमेटली सब कुछ आके गिरता तो इसी के ऊपर ही है। अगर कंपनी कैश जनरेट कर पा रही है, अच्छा कैश जनरेट कर पा रही है, तो कंपनी की वैल्यू अच्छी रहेगी। ठीक है, मार्केट में वैल्यू हाई रहेगी, उसको वैल्यू मिलती रहेगी। ठीक है, कंपनी की वैल्यू कुछ हद तक डिपेंड करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। अगेन समझिए, तो कंपनी की वैल्यू एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है या कंपनी की कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटीज, इन दोनों पे डिपेंड करती है। ये सोचने वाला विषय है, आप प्लीज इसको समझिएगा। आप खुद इसको सोच के देखिएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है आपको कि प्राइस क्या है और वैल्यू क्या है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई। आप सुनना इधर, जैसे आप मार्केट में गए और आपने देखा कि एशियन पेंट्स है। ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं अपन बस। एशियन पेंट्स है, तो एशियन पेंट्स का इस समय से फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस 1900 रुपए चल रहा है, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, दैट इज मार्केट प्राइस। तो ये जो है ये एशियन पेंट का प्राइस हो गया। आपने एशियन पेंट्स का, आपने क्या करा, आपने एशियन पेंट्स का डीसीएफ रन करा। डीसीएफ मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। ठीक है, आपने फाइनेंशियल मॉडल रन करा और आपने एशियन पेंट्स की वैल्यू निकाली 237 रुपए। समझिए, तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि एशियन पेंट्स की जो फंडामेंटली वैल्यू डराइव हो रही है आपके हिसाब से, ठीक है, बेसिस एशियन पेंट्स कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेबिलिटीज एंड अदर फैक्टर्स, अपन डिस्कस करेंगे अदर फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, वो 237 रुपये है। जबकि एशियन पेंट्स का प्राइस मार्केट में कितना चल रहा है? 1900 रुपये। आपका डाउट आ सकता है तो फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो क्या चीज है? दैट इज प्रीमियम which market is ready to pay to buy Asian Paint stock. Why? Because Asian Paint stock is limited in supply. जितने हैं उतने ही है ना भाई। समझ रहे हो आप? पूरा देखो, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमिक्स ओनली। सब कुछ इकोनॉमिक्स पे आके गिरेगा कि आपका इकोनॉमिक्स कैसा चल रहा है। ठीक है, चलिए,
सबसे दूसरी बात कि वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है। देखिए जी, वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है। सबसे पहले वैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब आपको कोई भी रेगुलेटर बोलेगा कि चलो वैल्यूएशन करके दो मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहली तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होगी, तब वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। दूसरी जरूरत कब पड़ेगी, जब कोई मर्जर और एक्विजिशन आप करोगे तब पड़ेगी। ठीक है, एक रिक्वायरमेंट तब हो सकती है। थर्ड टाइम पर रिक्वायरमेंट कब हो सकती है, जब बिजनेस को सेल्फ इनिशिएटेड वैल्यूएशन, सेल्फ इनिशिएटेड मतलब कि बिजनेस को खुद का वैल्यूएशन जानना है। मेरे को किसी ने बोला नहीं है, ना मेरा मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, ना मेरे को किसी ने बोला है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट आई वांट टू नो माय वैल्यूएशन। ये आप देखोगे तो ये करा था अभी रिसेंटली जीरोधा ने। जीरोधा हर साल करता है। ठीक है, फिर वैल्यूएशन कब होगा, वैल्यूएशन होगा जब आप ईसॉप ईसॉप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आइडियली वो रेगुलेटरी वैल्यूएशन का ही पार्ट बन जाता है। फिर वैल्यूएशन कब होगा, जब आपको किसी भी स्टेक होल्डर को आपको ये दिखाना है कि आपकी कंपनी का वैल्यूएशन क्या है ड्यूरिंग अ इक्विटी स्वैप। ये ध्यान रखिएगा, इक्विटी स्वैप अरेंजमेंट। इक्विटी स्वैप अरेंजमेंट मतलब क्या है, जैसे आप अगर अभी देखोगे तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर्स थे, उनको कुछ और शेयर्स मिले रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के। राइट नाउ दिस इज नॉट अ स्वैप एक्टिविटी एज सच, बट दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन विच रिलायंस को रिलायंस का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और जियो का वैल्यूएशन भी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये जरूरत पड़ जाती है। कभी अगर कंपनी कोई बोनस शेयर इशू कर रही है, कंपनी बायबैक कर रही है, उस समय कंपनी अपने कंपनी का अपना वैल्यूएशन निकलवा सकती है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि मेरा वैल्यूएशन और प्राइस के अंदर कितना डिफरेंस है। ठीक है, क्या ये आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है, क्या ये बिल्कुल क्लियर है ए टू जेड। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं यार, देखो कोई भी बिजनेस है, ठीक है, कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस का सोर्स क्या है, जहां से वो वैल्यूएशन डिराइव हो रही है, वो वैल्यूएशन कैसे आ रही है। ठीक है, वो वैल्यूएशन, अगर मैं बोलता हूं कि किसी बिजनेस का वैल्यूएशन 1,000 करोड़ है, तो बिजनेस का वैल्यूएशन कहाँ से डिराइव हो रहा है। अगर मैं बोलता हूं कि कोई बॉन्ड है जो मार्केट में 1,100 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, तो वो 1,100 रुपए का वैल्यूएशन कहाँ से डिराइव हो रहा है। कोई इक्विटी शेयर है जो 240 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, तो इक्विटी शेयर का सोर्स क्या है। भाई वो वैल्यू तो है, लेकिन समझना, जैसे आप नोट देखते हैं, अपन अपन 500 रुपए का नोट देखते हैं, तो उस नोट की वैल्यू क्या है। क्या उस नोट की वैल्यू कागज की वैल्यू, क्या बिल्कुल भी नहीं। कागज की वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है, उस पर जो प्रॉमिस लिखा हुआ है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब यह है कि हम पहले पहले के टाइम पर ऐसा पढ़ाया जाता था कि जितने रुपए का नोट है उतने रुपए का सोना, आप जाओगे तो आपको सोना दिया जाएगा। वही है, अगर आप जाओगे गवर्नर के पास जाके मांगोगे, देखो आपने प्रॉमिस किया था मेरे को नोट, मेरे को सोना चाहिए, तो दे देगा 500 रुपए का सोना। तो वो उसकी वैल्यू है। द वैल्यू इज द ट्रस्ट, द फिडेलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ आरबीआई। वैसे ही आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है, तो अपन समझते हैं कि अलग अलग चीजों की वैल्यू का सोर्स क्या है। ठीक है, तो बिजनेस, ये तो हमने डिस्कस भी किया था कि बिजनेस का सोर्स क्या है, वो कैसा कैश फ्लो जनरेट कर पा रहा है, फ्यूचर कैश फ्लोज। ठीक है, कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेबिलिटीज। एक बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड की वैल्यू अगर आज मार्केट में कुछ भी है, तो उसका उसका सोर्स ऑफ वैल्यू क्या है, कि उसके उस बॉन्ड को होल्ड करने के कारण आपको इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस आपका प्रिंसिपल आपको वापस मिलेगा, प्रिंसिपल रीपेमेंट। बॉन्ड का पीरियड एंड होने के बाद आपको वो भी तो मिलेगा। तो जिसके पास भी वो बॉन्ड है, उसको ये दोनों चीजें मिलेंगी ना आज के टाइम पर। सिमिलरली, जिसके पास भी जिसके पास भी इक्विटी है, ठीक है, जिसके पास भी इक्विटी है, उसको क्या मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, तो उसको मिलेगा डिविडेंड। ठीक है, प्लस कैश व्हेन सेल या बायबैक। समझ रहे हो आप, आई यू गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर मैं ऐसे आपको बोलता हूँ एक चीज कि भाई मोनालिसा पेंटिंग है, ठीक है, मोनालिसा पेंटिंग है, तो मोनालिसा पेंटिंग की वैल्यू क्या है। अब देखना है, ट्रिकी है थोड़ा सा। ठीक है, तो मोनालिसा पेंटिंग की वैल्यू क्या है पता है। क्या मोनालिसा पेंटिंग को देखने लाखों लोग टिकट लेके आते हैं।
आता है। ठीक है, तो सर क्या मैं उस कैश फ्लो, क्या मैं मोनालिसा का कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटी टिकट मानूं? क्या उतनी वैल्यू है क्या मोनालिसा की? उतनी होती तो कोई भी खरीद लेता उसको। समझना, फॉर फ्यू पीपल इट इज प्राइसलेस। यानी मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आज मोनालिसा बिकने खड़ी हो, मोनालिसा की पेंटिंग बिकने ऑक्शन पे आ जाए, और आप वहां पर बिडिंग कर रहे हो और वो बोलता है कि 1 करोड़ रुपए से बिडिंग स्टार्ट होगी, तो आप क्या करोगे? आप सीधे उठोगे, आप पास में जो स्टाफ है उसके पास जाओगे और आप पूछोगे उससे कि दरवाजा कहाँ पर है, और आप बाहर निकल के आ जाओगे, क्योंकि 1 करोड़ रुपए में तो बिडिंग स्टार्ट हो रही है उसकी। ठीक है। अंबानी जी वहां बैठे हुए हैं, तो वो 10 करोड़ रुपए के अंदर भी वो पेंटिंग खरीद लेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि चलो इसको रिसेप्शन में चौकीदार के पीछे लगा देंगे। समझ रहे हो आप? तो उसके लिए उनकी वैल्यू 10 करोड़ है। कोई बहुत बड़ा आर्ट लवर होगा, कोई बहुत ही पागल होगा, तो वो 200 करोड़ रुपए दे देगा सेम पेंटिंग के। होता ही है। तो वहां पर क्या होता है, परसेप्शन चेंज हो जाता है। आपका परसेप्शन ही चेंज हो रहा है, हर आदमी के लिए अलग अलग है। तो प्राइस जो बनता है वो परसेप्शन से बनता है। ऑक्शन में प्राइस कैलकुलेट होता है, वैल्यू नहीं होती है, समझना अगेन। तो इसकी वैल्यू क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल स्प्रेडशीट्स के थ्रू? नहीं। वाई? क्योंकि इसके अंदर सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं। समझ रहे हो? इसके अंदर बिजनेस के सेंटिमेंट्स जुड़े रहते हैं। दैट इज द रीजन वाई इट कैन नॉट हैपन। नहीं हो सकता जो आप बोलना चाह रहे हो। तो क्या क्रिप्टो क्रिप्टो को मैं वैल्यू कर सकता हूँ? आप नहीं कर सकते क्रिप्टो को वैल्यू। आप गोल्ड को वैल्यू कर सकते हो? आप गोल्ड को वैल्यू नहीं कर सकते। आप यूएसडी, यूएस डॉलर को वैल्यू कर सकते हो? आप यूएस डॉलर को वैल्यू नहीं कर सकते। आप इनको प्राइस कर सकते हो, इनको वैल्यू नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको समझ में आ रहा है सब लोगों को? वैल्यूएशन की कौन कौन सी अप्रोचेस हैं? ठीक है। तो एक अप्रोच होती है कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। कॉस्ट बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या है? कि अगर आप किसी भी बिल्डिंग को वैल्यू कर रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग को वैल्यू कर रहे हो। ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, ऐसा समझ लो, ये इसका गेट है। तो इस बिल्डिंग को वैल्यू करने का एक तरीका है कॉस्ट बेस्ड अप्रोच। कॉस्ट बेस्ड अप्रोच मतलब आप ये कैलकुलेट करोगे सबसे पहले कि भाई ये जिस जमीन पे बनी है, ठीक है, ये जिस भी लैंड पे बनी है, वो लैंड कितने की आई? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैंड? ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मटेरियल? ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेबर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अगर आज मैं कराता हूं तो इसकी मेरे को कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी? एलिवेशन, ठीक है, इंटीरियर। अगर आज आप ये फिर से कराते हो, तो इन सब की जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है, उसको अज्यूम कर लिया जाएगा कि वो वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैंने एकदम प्लेन लैंग्वेज में आपको समझाया। आप जाके अगर आप ये पढ़ोगे ना एनआईएसएम वर्कबुक में, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सी आइडिया तो यही है ना। आइडिया ये थोड़ा ना है कि आप सिर्फ ये वीडियो देखो और वीडियो देख के एग्जाम दे आओ। समझ रहे हो आप? आपको हमेशा पढ़ना है साथ में। ठीक है। मतलब वर्कबुक ही मेन है, आप ये समझिए। तो ये कॉस्ट बेस्ड वैल्यूएशन है। मैं अगर आगे बढ़ता हूं, मैं बोलता हूँ कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन का क्या मतलब है। कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन का मतलब बहुत सिंपल है, कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज अपन बात कर रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट? अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू वो है कि कंपनी आज कितना कैश जनरेट कर रही है, कैश फ्लो जीरो, ईयर जीरो, मतलब आज कितना कर रही है, कंपनी फ्यूचर में कितना करेगी। ऐसा करते करते कैश फ्लो एन, एन मतलब इन्फिनिटी तक, अनंत काल तक कितना कैश फ्लो जनरेट करेगी। सर आपने कैसे अज्यूम कर लिया कि कंपनी अनंत काल तक चलेगी? अरे तो आपको अज्यूम करना ही पड़ेगा, ये तो बहुत बेसिक है ना। ये तो अकाउंटिंग के अंदर भी अपने को सिखाया जाता है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, है ना? कि आपको एक अज्यूम करना पड़ेगा जो आपका बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न बिजनेस है, वो चलता रहेगा कंसिस्टेंट बेसिस पे। ठीक है। तो वो कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन है, जहां पर आप कंपनी की कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेबिलिटीज के बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड करते हो कि कंपनी किस मोड़ पर, अभी कंपनी का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है। ठीक है। फिर एक सेलिंग प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन होता है। सेलिंग प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन का क्या मतलब है? देखना समझना। सेलिंग प्राइस बेस्ड वैल्यूएशन का मतलब बहुत सिंपल सा है। ये दो बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, ये ऐसे मान लो, ये ऐसे 40 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, एक बहुत बड़ी टाउनशिप है। ठीक है, बहुत बड़ी टाउनशिप है।
इसमें एक घर बिका 17th फ्लोर पे, बिकने वाला है। ये आपका फ्लैट है, आपको बेचना है। सामने, और आपने 20 साल पहले लिया था ये फ्लैट। सामने वाला आया, सामने वाले ने आपसे आके पूछा कि ये फ्लैट की कीमत कितनी है, कितने में बेचोगे? आप उसको क्या जवाब दोगे? आप उसको क्या बोलोगे? क्या आप उसको कुछ भी रैंडम अमाउंट बता दोगे? क्या नहीं, आप इसके पहले फ्लैट का वैल्यूएशन निकलवाओगे। या तो आप किसी ब्रोकर को बुला के निकलवाओगे, किसी वैल्यूअर को बुला के निकलवाओगे, या खुद निकालोगे। क्या आप खुद फ्लैट का वैल्यूएशन निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। आप ये पता करोगे बस कि सेम सिमिलर एरिया में, आपके जैसी बिल्डिंग में, आपके जैसी लगभग हाई राइज फ्लोर पे रिसेंटली कितने रुपए में फ्लैट बिका है। आपको पता चला कि एक 4 बिल्डिंग छोड़ के एक बिल्डिंग में 16वें माले के ऊपर फ्लैट बिका है 1.5 करोड़ रुपए का, से फॉर एग्जाम्पल 1.5 करोड़ का। ठीक है, लेकिन उसके अंदर तो फर्नीचर नहीं था, मेरा तो फुल्ली फर्निश्ड है। तो मैं 1.5 करोड़ पे प्लस 25 लाख रुपए फर्नीचर के लगा के मैं बोल दूंगा कि मेरा जो फ्लैट है उसकी वैल्यू तो कम से कम 1.25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। 1.75 CR होनी ही चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? क्या बेसिक चीज आपको समझ में आई? ठीक है। अगर अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम इसी को हम लोग समझना, इसी को हम लोग रिलेटिव प्राइसिंग वैल्यूएशन बोलते हैं। इसी को रिलेटिव प्राइसिंग वैल्यूएशन बोला जाता है। रिलेटिव प्राइसिंग वैल्यूएशन का मतलब ये है कि भाई देखो, जैसे मेरी कंपनी है रिलैक्सो, से फॉर एग्जांपल दैट माय कंपनी इज रिलैक्सो। और रिलैक्सो का इस समय मार्केट कैप, मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, इस समय से फॉर एग्जांपल 2000 करोड़ चल रहा है। ठीक है। तो ये दूसरी जो फुटवेयर कंपनीज है, मेट्रो ले लो आप, खादिम ले लो, ठीक है, आप खादिम ले लो, आप श्री लेदर्स ले लो, इनके मुकाबले कैसा है ये अपन समझते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में वीडियो भी बनाया है। आप यूट्यूब पे जाके देखिएगा, आप यूट्यूब पे जाके समझिएगा प्लीज। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से। आप अगर डीसीएफ फॉर बिजनेस वैल्यूएशन की बात करते हैं तो डीसीएफ फॉर बिजनेस वैल्यूएशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम डीसीएफ की बात करेंगे तो ये 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। वो 3 पैरामीटर्स क्या है वो समझना। वो 3 पैरामीटर्स हैं। नंबर 1 इज कि बिजनेस कितना कैश जनरेट कर पा रहा है। नंबर सेकंड पैरामीटर इज कि बिजनेस में रिस्क क्या है। नंबर थर्ड पैरामीटर इज कि बिजनेस की फ्यूचर ग्रोथ क्या है, ये जो कैश है ये कितनी स्पीड में फ्यूचर में ग्रो होगा। मतलब लॉजिक समझिए आप। ये दोनों अगर इक्वल हैं और दो अलग अलग बिजनेस अपन कंपेयर कर रहे हैं, उन बिजनेस में कैश इक्वल है, ग्रोथ इक्वल है, एक बिजनेस का रिस्क ज्यादा है, दूसरे बिजनेस का रिस्क कम है, तो जिस बिजनेस का रिस्क ज्यादा है उसका वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और जिस बिजनेस का रिस्क कम है उस बिजनेस का वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अगर दो बिजनेस हैं, दोनों में रिस्क और ग्रोथ बिल्कुल सिमिलर है, तो जो बिजनेस ज्यादा कैश जनरेट कर रहा है उसका वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगा, जो बिजनेस कम कैश जनरेट कर रहा है उसका वैल्यूएशन कम हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। अगर रिस्क और कैश इक्वल है तो जिस बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा मार्केट में दिख रही है वो बिजनेस का वैल्यूएशन ज्यादा हो जाएगा, जिस बिजनेस की ग्रोथ मार्केट में कम दिख रही है उस बिजनेस का ग्रोथ कम हो जाएगा। क्या समझ में आया आप लोगों को? क्या बहुत सिंपल लॉजिक आपको समझ में आया? यस और नो, एवरीवन? ठीक है। मैंने डीसीएफ के ऊपर भी एक बहुत डिटेल्ड में कंसेप्चुअल वीडियो बनाया, मैं उसका लिंक आपको जरूर दूंगा नीचे। छोटा वीडियो बनाने का कारण ही है, कारण क्या है ना, अगर आप वो सारे वीडियोस को मिला के देखोगे तो इट विल बी अ गुड 2 आवर क्लास। तो मैं चाहता हूं कि आप इमीडिएटली लगे लगाए हाथ में वीडियो देख लो, मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ उसका। ठीक है। चलिए, दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। अपन फिर से मिलते हैं, अपन फिर से मिलेंगे और अपन आगे समझेंगे कि कैश फ्लोज क्या होते हैं, डीसीएफ क्या होते हैं, और ये चैप्टर है जिसके अंदर अपने को न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। तब तक के लिए बाय बाय।